रूस ने आज यूक्रेन द्वारा ट्रंप की टीम और यूरोपीय अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किए गए नए शांति प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसे एक दिन पहले व्लादिमीर जेलेंस्की ने पेश किया था। आज पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को डोनबास में मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है, जिसे यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त योजना के तहत विचार किया जा रहा है। उनके अनुसार रूस इस क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने की उम्मीद करता है और उसके बाद ही किसी तरह की बातचीत शुरू करेगा। साथ ही आज क्रेमलिन ने युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन के सामने नई शर्तें रखी हैं और साथ ही रूसियों को बताया गया कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं कथित तौर पर 8 मार्च 2022 को रूस पर हमला करने वाली थीं, इसलिए रूस ने पहले हमला किया, कथित तौर पर यूक्रेन से पूरे 2 हफ्ते पहले। लेकिन मैं याद दिला दूं कि रूसी सेना का जमावड़ा कब्जे वाले क्रीमिया में हो रहा था। रूस और यूक्रेन की पूरी सीमा पर और बेलारूस में हमले से भी 1 साल से ज्यादा पहले से ही। इसी समय रूस में एक बार फिर रूसियों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि सी भी लामबंदी की योजना नहीं है, ये सब यूक्रेनी अफवाहें हैं। और क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से रूसी कारोबार को यूक्रेनी ड्रोन से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पर्याप्त सुरक्षा न करने के लिए दोषी ठहराया। कहा गया कि युद्ध व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया है, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन के हमलों से अपने प्रतिष्ठानों की रक्षा खुद व्यापारियों को ही करनी चाहिए। और बात यहां तक पहुंच गई कि पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अनुसार मॉस्को सीधे तौर पर कारोबार छीन लेगा अगर उसके मालिक ने खुद उसकी सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणाली नहीं लगाई है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इन सभी मुद्दों पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। तो चलिए अब सब कुछ क्रम से समझते हैं। मॉस्को यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त योजना के तहत डॉनबास में फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है। इस बारे में आज क्रेमलिन के प्रवक्ता डिम्का पेस्कोव ने बयान दिया। रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने यह मनगढ़ंत दावा करना शुरू कर दिया कि पूरा डोनबास कथित तौर पर रूस का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस क्षेत्र का प्रबंधन किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा नहीं किया जा सकता। आगे पेस्कोव का उद्धरण है। इस संदर्भ में मैं फिर भी कहूंगा कि डोनबास रूसी महासंघ का क्षेत्र है, रूसी महासंघ का एक घटक है और शायद ही कोई तीसरी पार्टी रूस संघ के क्षेत्रों का प्रबंधन कर सकती है। इस प्रकार क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। जेलेंस्की के अनुसार युद्ध समाप्ति के एक संभावित परिदृश्य में डोनबास में किसी तीसरी पार्टी के नियंत्रण में एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र की स्थापना शामिल हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन विटकोव और जैरेड कुशनर युद्ध समाप्ति के लिए वास्तविक परिदृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रस्ताव वे केवल कीव ही नहीं बल्कि मॉस्को के साथ भी चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। और आज ये पता चला है कि मॉस्को में एक रहस्यमयी अमेरिकी सैन्य विमान उतरा है। क्रेमलिन में पेस्कोव ने कहा कि वे बिल्कुल नहीं समझते कि बात किस बारे में हो रही है। कथित तौर पर कोई विमान नहीं था, लेकिन बाद में यह पता चला कि उसी विमान से अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ मॉस्को पहुंचे। और यह रूस में CIA प्रमुख की 2021 के बाद पहली यात्रा है जब अमेरिका ने पागल व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण करने से रोकने की कोशिश की थी, यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले से। इसलिए वार्ता का रास्ता। साथ ही क्रेमलिन ने युद्ध समाप्त करने के लिए कीव और पश्चिम से मॉस्को की मुख्य मांगों की याद दिला दूं, क्रेमलिन क्रीमिया और डोनेट्स्क, लुहांस्क के कब्जे वाले हिस्सों को मान्यता देने की उम्मीद कर रहा है, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की, यूक्रेन की तटस्थ स्थिति को सुनिश्चित करना और नाटो की सदस्यता से इनकार करना, यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की संख्या में कटौती और उनकी क्षमताओं को सीमित करना, पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति और कीव को खुफिया जानकारी देने को समाप्त करना, रूसी भाषा की स्थिति का विस्तार और रूसी भाषी आबादी के लिए अतिरिक्त गारंटी, यूक्रेन द्वारा युद्ध क्षतिपूर्ति और हर्जाने की मांगों से पीछे हटना, और यहां तक कि गंदी जंगली रूस के साथ संबंधों की धीरे धीरे बहाली और रूस के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना, जो याद दिला दूं असल में रूस के ही फायदे में जा रहे हैं।
यहां मैं थोड़ा उलझन में हूं। अगर प्रतिबंध रूस के फायदे में है, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था, तो फिर वही पुतिन इन्हें हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि वो रूस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? और अब क्रेमलिन यूरोप को डराने की कोशिशें बढ़ा रहा है ताकि वो यूक्रेन की मदद करना बंद कर दे। रूस ब्रिटेन के खिलाफ अर्धसैन्य कार्रवाई कर सकता है ताकि लंदन यूक्रेन का समर्थन करना बंद कर दे। आज क्रेमलिन के सलाहकार आंद्रेई फेदोरोव ने इस तरह की धमकी आधिकारिक रूप से दी है। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटेन की वे कंपनियां जो यूक्रेन के लिए ड्रोन बना रही है, वे अज्ञात स्रोतों से हमलों का शिकार बन सकती हैं, संकेत देते हुए कि ये वही तोड़फोड़ की घटनाएं हैं जो अज्ञात ड्रोन की मदद से की जाती हैं। उसकी धमकी लगभग तुरंत बाद आई जब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री एंडी बर्नेम ने कीव में यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बयान दिया। जैसा कि ज्ञात है, उन्होंने घोषणा की कि लंदन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बनाने की अनुमति दे दी है। बर्नेम के अनुसार संबंधित तकनीकों के हस्तांतरण को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में रक्षा कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। तो हाल ही की घटनाओं की पृष्ठभूमि में क्रेमलिन के सलाहकार फ्योदोरोव ने कहा कि देर सवेर रूस की प्रतिक्रिया न केवल मौखिक हो सकती है, बल्कि शायद ब्रिटेन में होने वाली कार्रवाइयों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया भी हो सकती है। पत्रकारों ने इस गंदे फ्योदोरोव से पूछा कि उनका असल में क्या मतलब है, ये छुपी हुई धमकियां किस बारे में है, और उन्होंने जवाब दिया, उद्धरण, इस बारे में अलग अलग चर्चाएं हैं कि यह किस रूप में होना चाहिए। ये तथाकथित तकनीकी प्रतिक्रिया हो सकती है, शायद किसी अज्ञात स्रोत से कुछ हैकर हमले। बेशक ये आधिकारिक स्तर पर नहीं होगा। संभव है अलग अलग राजनीतिक कदम उठाए जाएंगे, और मैं 100% इसे खारिज नहीं कर सकता कि उदाहरण के लिए कुछ अर्धसैन्य या अर्धकानूनी कदम उठाए जाएं। जब फ्योदोरोव से पूछा गया कि क्या इसका मतलब रूस द्वारा सीधे ब्रिटेन में ब्रिटिश कारखानों पर संभावित सैन्य हमला है, तो उन्होंने जवाब दिया, उद्धरण, उन पर हमला रूस नहीं बल्कि अज्ञात स्रोतों से हो सकता है। मतलब रूसी हमेशा की तरह डरपोक और कायरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मतलब वे खुद कभी भी खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों के जरिए आतंकी हमले और तोड़फोड़ करवाएंगे हाथों से। खुशकिस्मती से इन रूसी डरपोक चूहों की धमकियां ब्रिटिश लोगों को बिल्कुल भी नहीं डराती है, लेकिन रूसियों की फितरत ही ऐसी है। वे बहादुरी दिखाना नहीं जानते। आप जानते हैं, वे बाद में बहादुर बनते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वे बहादुर नहीं होते, वे डरपोक होते हैं। मैं याद दिला दूं, जब उन्होंने क्रीमिया पर कब्जा किया था तो कब्जा करने के 2 साल बाद तक वे चिल्लाते रहे कि ये हम नहीं हैं, ये तो हरे आदमी कहलाने वाले लोग हैं। जब रूसियों ने डॉनबास पर हमला किया था तो वे पूरे 8 साल तक कहते रहे, आप क्या कह रहे हैं, हम वहां नहीं हैं, ये तो मिलिशिया है। वे मिलिशिया जो रूस के सबसे भारी आधुनिक सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पुतिन ने कहा था। उन्होंने फौजी सामान की दुकानों से खरीदी है। मतलब आप सोचिए, बाद में वे खुद को बहादुर बताते हैं, लेकिन असल में वे डरपोक लोग हैं। और फिर फ्योदोरोव बैठा है, सीधी बात कह रहा है, कहता है, देखो, हम तो खुलकर धमकी देते हैं, लेकिन सच कहे तो हमें खुलकर हमला करने में डर लगता है, इसलिए हम तीसरे पक्ष के जरिए कुछ तोड़फोड़ करेंगे। मैं याद दिला दूं, 1 हफ्ते पहले सर्गेई लावरोव, रूस का एक और नमूना, ने कहा था कि मॉस्को के पास ऐसे सबूत है कि अमेरिका सीधे तौर पर रूस की जमीन पर हमले करने में शामिल है। उन्होंने पुष्टि की कि मॉस्को ने अमेरिका के विदेश विभाग को हथियारों की आपूर्ति से जुड़े सवाल भेजे हैं। खुफिया जानकारी और रूस की जमीन पर हमलों में वॉशिंगटन की संभावित भागीदारी को लेकर जो यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं, और अब मॉस्को जवाब का इंतजार कर रहा है। वैसे उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला, और लावरोव ने क्या किया? कुछ नहीं, इस अपमान को सह लिया और आगे बढ़ गए। इसके अलावा लावरोव ने धमकी दी कि रूसी संघ अपने रुख को और सख्त करेगा ताकि पश्चिम की ओर से कीव की सैन्य मशीन को मिलने वाली हर चीज को नष्ट किया जा सके। आगे मैं उनकी बात को उद्धृत करता हूं, हम ये पहले से ही कर रहे हैं और वे अब कराहना शुरू कर चुके हैं। और ये कोई संयोग नहीं है कि हमारे साझा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बढ़ती हुई आवाजें तुरंत रुकने की मांग कर रही हैं। ऐसा नहीं होगा। रूस के लिए टकराव की रेखा पर युद्ध विराम स्वीकार्य नहीं है। यहां मुझे यह जानना दिलचस्प है कि आखिर कौन और कहां, जैसा कि लावरोव ने कहा, कराहना शुरू कर देता है। तो अगले एपिसोड में हम आपके साथ कल की इच्छुक देशों के गठबंधन की बैठक पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने वायु रक्षा को मजबूत करने, संयुक्त सैन्य अभ्यासों में मिसाइलों के हस्तांतरण आदि पर फैसले लिए। इसी को लावरोव कराहना कहना शुरू करते हैं।
मैं याद दिला दूं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए नए प्रस्तावों की तैयारी के बारे में बताया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों और यूरोपीय अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किए गए थे। उनके अनुसार इस योजना में युद्ध विराम और दोनों पक्षों की सेनाओं की वापसी के साथ साथ छोड़ी गई क्षेत्रों में एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने का प्रावधान है। आगे वोलोदिमिर जेलेंस्की का उद्धरण है, यानी हम और रूसियों ने एक जैसे कदम पीछे लिए और इससे एक तरह का बफर बनता है किसी न किसी नेतृत्व के तहत। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो नेतृत्व कौन सा होगा, लेकिन वो कोई तीसरा पक्ष होगी। इस योजना का तीसरा हिस्सा यूरोपीय संघ और नाटो की ओर से सुरक्षा गारंटी से जुड़ा है और उन कदमों से भी जो यूक्रेन उठाने को तैयार है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका के पास युद्ध समाप्त करने के लिए कुछ और प्रस्ताव हैं, लेकिन उद्धरण के अनुसार वे उन्हें साझा करने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल क्रेमलिन इस शांति योजना को खारिज कर रहा है, साथ ही वे रूसियों से किसी भी हालत में घबराने के लिए मना कर रहे हैं। रूस में नई जबरन भर्ती की तैयारी की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं, जिन्हें देश में हालात को अस्थिर करने के लिए फैलाया जा रहा है। इस बारे में आज पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने बयान दिया। आगे उनकी बात, ये सब यूक्रेनी अधिकारी फैला रहे हैं। स्वाभाविक है, कीव शासन हमारे यहां हालात को विचारधारा के स्तर पर अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं, सब ठीक होता, लेकिन मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो रूसियों में से जिनके दिमाग में अभी भी थोड़ी बहुत समझ बाकी है। मैं याद दिला दूं कि सितंबर 2022 में जब जबरन भर्ती की घोषणा से लगभग एक हफ्ता पहले यही पेस्कोव बिल्कुल इसी तरह से भरोसा दिला रहे थे कि जबरन भर्ती नहीं होगी, और जो भी बयान आ रहे हैं कि भर्ती होगी, वो सब यूक्रेन की उकसावे वाली बातें हैं। अब मैं याद दिला रहा हूं, देखिए, ये 13 सितंबर 2022 को हुआ था। उस दिन दिमित्री पेस्कोव ने बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या क्रेमलिन में पूरी या आंशिक लामबंदी का मुद्दा चर्चा में है, उन्होंने कहा, उद्धरण, इस समय नहीं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। लगभग ठीक एक हफ्ते बाद क्रेमलिन ने आंशिक लामबंदी की घोषणा की और युद्ध के लिए 3 लाख रूसी इवानों को बुला लिया। इसलिए पेस्कोव के बयानों को आप जानते हैं, बहुत ज्यादा संदेह के साथ लेना चाहिए। और अंत में क्रेमलिन ने रूसी उद्यमियों से उनका कारोबार छीनने का फैसला किया। पेस्कोव ने कहा कि रूसी व्यवसाय अपने उद्यमों को यूक्रेनी हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पुतिन के नए आदेश पर नाराज नहीं होना चाहिए। याद दिला दूं, पुतिन ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सरकार को यह अधिकार देता है कि वो उन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की संपत्तियों को जब्त कर ले और उन्हें रूसी मुश्तस्वों के प्रबंधन में दे दे, जिनके मालिक यूक्रेनी ड्रोन के हमलों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाते। इसके अलावा किसी संपत्ति को जब्त करने का आधार यह भी हो सकता है, उद्धरण, उद्यमों का पुनर्निर्माण न करना या समय पर पुनर्निर्माण न करना। पुतिन के आदेश के अनुसार सरकार लगभग किसी भी उद्यम को जब्त कर सकती है। इसमें ईंधन ऊर्जा क्षेत्र, सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन से जुड़े संस्थान शामिल है, लॉजिस्टिक अवसंरचना, जीवन आवश्यकता से जुड़े औद्योगिक उद्यम और साथ ही उद्धरण और अन्य वस्तुएं जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं रूसी संघ की आर्थिक स्थिरता और जनता के सामान्य जीवन के लिए। सीधे शब्दों में कहे तो युद्ध पुतिन और उसकी टोली ने शुरू किया, और जो रूसी लोग वहां व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब यूक्रेन के जवाबी हमलों से खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट पे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।